हेलो। ओके, नाउ राइट डाउन हेडिंग डिज़ाइन ऑफ पैटर्न। तो अपना जो पहला पॉइंट था ना, स्टेप्स ऑफ कास्टिंग प्रोसेस में पहला हम लोगों ने वहाँ पे नोट किया था पैटर्न मेकिंग एंड कोर मेकिंग। तो उसमें पैटर्न, तो पहली बात करते हैं पैटर्न की, डिज़ाइन ऑफ पैटर्न और पैटर्न मेकिंग। ओके, तो पैटर्न क्या रहता है? पैटर्न इज सिंपली रिप्लिका ऑफ ओरिजिनल ऑब्जेक्ट जो अपने को बनाना है। ठीक है, तो जैसा ऑब्जेक्ट बनाना है वैसा ही उसका रिप्लिका बनाया जाता है पैटर्न का। इसको सैंड मोल्ड में डाल के सेम कैविटी अपने ऑब्जेक्ट वाली क्रिएट की जाती है। ठीक है, तो उसका प्रोसेस क्या क्या रहता है कि भाई पहले हम क्या करते हैं, एक पैटर्न बना लेते हैं। पैटर्न मशीनिंग से बना सकते हो, है ना। मेटल का बनाना है, मशीनिंग से बना सकते हो, कारपेंट्री से बना सकते हो, वुड का। ठीक है, तो मान लो हमें सिंपली रेक्टेंगुलर ब्लॉक बनाना है, तो उसके लिए हम रेक्टेंगुलर ब्लॉक शेप का ही पैटर्न अपना बना सकते हैं। सो दिस इज द पैटर्न। पैटर्न, ओके। दिस इज द पैटर्न। पैटर्न बनाते हैं। अब ये पैटर्न करते क्या हैं, पैटर्न को अपन सिंपली ऐसे रखते हैं ग्राउंड पे, और उसके ऊपर यहाँ रखते हैं हम मोल्ड बॉक्स। मोल्ड बॉक्स, तो ये ओपन बॉक्स टाइप का रहता है। तो ये ओपन बॉक्स टाइप का रहता है। ठीक है, ये इधर से भी ओपन था, इधर से भी ओपन था। इट कैन बी ऑल्सो ऑफ रेक्टेंगुलर शेप। तो ऐसा इधर भी ओपन है, इधर भी ओपन है, तो इस पे ऐसे पलट के रख दिया। अभी इसमें क्या करते हैं, इसमें सैंड को फिल कर देते हैं। तो इसमें सैंड फिल कर दिया जाएगा लाइक दिस। इसमें सैंड फिल कर दिया जाएगा, पैटर्न को रख के उसमें सैंड फिल कर दिया जाएगा ऐसे। ठीक है, तो सैंड पूरा यहाँ तक ये सैंड फिल हो गया। हेडिंग पॉइंट और नॉट, ये पूरा सैंड फिल हो गया। इसमें सैंड फिल करके इसका रैमिंग भी किया जाता है। तो रैमिंग करते हैं, जो उसका इक्विपमेंट रहता है रैमर, रैमर से रैमिंग किया जाता है। ठीक है, तो इसका रैमिंग कर दिया जाता है। रैमिंग यानी उसको अच्छे से दबा देते हैं, फोर्स लगा के सैंड को अच्छे से उस पर प्रेस कर दिया जाता है। ठीक है, हेडिंग पॉइंट और नॉट। फिर इसको क्या करते हैं, इसको उठा के और ऐसे रख लेते हैं। इसको ग्राउंड पे पलट के रख दिया जाता है लाइक दिस। फिर इसमें से इतना तो सैंड भरा हुआ है, ये सैंड भरा हुआ है, इसमें से हम ये जो पैटर्न है सिंपली इसको निकाल लेते हैं बाहर। पैटर्न को बाहर निकाल लेते हैं। तो जब पैटर्न बाहर निकल जाता है तो इसमें मोल्ड में ये कैविटी बन जाता है। दिस कैविटी will form here like this. This cavity will form here like this. Getting my point or not? This cavity will form here like this. ये कैविटी क्रिएट हो गया। ठीक है जी, तो दिस इज योर कैविटी। ये पैटर्न बाहर आ गया। ओके, पैटर्न पुल्ड आउट। तो जो पैटर्न था वैसा ही कैविटियां बन जाता है। पैटर्न कैसा बनाया, ऑब्जेक्ट था। अब इस कैविटी में आप मोल्टन मेटल पोर करो, उसको सॉलिडिफाई करो, तो हमारे वैसा ही ऑब्जेक्ट बन जाएगा। गेटिंग पॉइंट और नॉट? बट ये सुनने में इतना आसान लगे, इतना आसान होता नहीं है। क्यों? जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि ये मेटल का बना रहता है, मेटल का बना रहता है। तो मान लो हमें लेट से हमें ऑब्जेक्ट जो बनाना है, ऑब्जेक्ट इस पैटर्न
जैसा ही अगर आपने बना दिया, जैसे ऑब्जेक्ट लेट से अपने को चाहिए 100 mm का, 100 mm का, 100 बाई 100 बाई 100 का क्यूब बनाना है, ऐसे है ना, क्यूबिकल ब्लॉक बनाना है। तो अगर आपने पैटर्न भी 100 बाई 100 बाई 100 का बना दिया, यहाँ रखा यहाँ रखा, तो कैविटी भी कितनी क्रिएट हो गई, 100 बाई 100 बाई 100 की कैविटी क्रिएट हो गई। ठीक है। अब इसमें जब सॉलिडिफिकेशन होगा तो ये मोल्टन मेटल क्या करेगा, श्रिंक कर जाएगा। श्रिंक करेगा तो पता चला आपका जो डायमेंशंस था वो आपको 100 ना मिल के 98, 99 और लेट्स से 97 का ही मिला, तो इसमें श्रिंकेज हो जाएगा। गेटिंग पॉइंट और नॉट। बाकी और भी अलाउंसेस, एक तो ये श्रिंकेज वाला हुआ, दूसरा जैसा मान लो आपने इस पैटर्न को बाहर निकाला, यहाँ से निकालते समय ये वाला जो सैंड है, ये वाला जो सैंड है वो इसके बीच में यहाँ फ्रिक्शन लगेगा, पता चला इतना सैंड टूट गया तो कैविटी का साइज बड़ा हो गया। गेटिंग पॉइंट और नॉट। तो हम क्या करते हैं, इस पैटर्न को थोड़ा सा टेपर बनाते हैं, ऐसे टेपर। एग्जैक्टली हम ऐसा रेक्टेंगुलर शेप का नहीं बनाते हैं। तो टेपरिंग हम अगर करेंगे इसकी ऐसे अंदर की तरफ, अगर टेपरिंग कर दी तो इसको बाहर निकालेंगे तो ये सरफेस और ये सरफेस, ये दोनों वर्टिकल सरफेस आपस में फ्रिक्शन नहीं लगेगा, इजीली आप उसको बाहर निकाल लेंगे। लेकिन पैटर्न फिर आप कैसा बना रहे हैं, ऐसा बनाया, बाद में इसका इतने पार्ट का मशीनिंग कर दिया जाएगा, ये वाला पार्ट, ये लेंथ फिर हमें 100 मिलनी चाहिए, मतलब स्टार्टिंग लेंथ हमें 100 से ज्यादा बनानी पड़ेगी। गेटिंग पॉइंट और नॉट। ये भी एक फैक्टर है। तो इसको बोलते हैं ड्राफ्ट अलाउंस। तो एक तो श्रिंकेज की वजह से, दूसरा उसके पुल आउट करने की वजह से, बाकी और डिफरेंट टाइप के और क्या चेंजेस आ सकते हैं, उसकी वजह से डिफरेंट अलाउंसेस इस पैटर्न पे देने पड़ते हैं। मतलब पैटर्न होता तो ऑब्जेक्ट जैसा ही है, विद सम मॉडिफिकेशन और विद सम अलाउंसेस और विद सम चेंजेस। तो ये मॉडिफाई करके बनाया जाता है, इसीलिए उसका डिजाइन करना पड़ रहा है। इतना आसान नहीं है कि एग्जैक्ट वैसा ही बना दिया तो हमें वैसा मिल भी जाएगा। नो। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट। तो इसमें लिखो जरा यहाँ पे, अभी ये डायग्राम बना दो, सारे बन गए। यहाँ पे लिखो फर्स्ट पॉइंट, पैटर्न क्या है, इट इज replica of the part or object or product being casted with some allowances, or you can say modifications, with some allowances or you can say modification। तो कौन कौन से टाइप के अलाउंसेस रहते हैं उसको लिखो यहाँ पे, टाइप्स ऑफ अलाउंसेस। तो पहला लिखो, जो सबसे सिंपल है, श्रिंकेज, सबसे कॉमन है। श्रिंकेज और कॉन्ट्रैक्शन, जब भी कूलिंग होगा मोस्ट ऑफ द मटेरियल में श्रिंकेज होता है। सेकेंड, ड्राफ्ट और यू कैन से टेपर अलाउंसेस। अभी जैसा मैंने बताया है ना, उसको थोड़ा सा टेपर बनाया जाता है, जो वर्टिकल वॉल होते हैं। तीसरा, हम जानते हैं उसकी जो सरफेस फिनिश होती है वो अच्छी नहीं रहती है, तो बाद में कुछ मटेरियल कट करके हटाना पड़ेगा, तो मशीनिंग करना पड़ेगा, तो उसके लिए मशीनिंग और फिनिशिंग अलाउंसेस देना पड़ेगा। ऑलरेडी पैटर्न को थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा, जिससे कास्टिंग हमारे पास थोड़ी बड़ी बन के आए, फिर उसको कट करेंगे तब ओरिजिनल शेप का प्रोडक्ट या ऑब्जेक्ट अपने को मिलेगा। नेक्स्ट, शेक और wrapping allowances।
नेक्स्ट डिस्टॉर्शन और कैम्बर अलाउंसेस। ठीक है, कैम्बर अलाउंसेस, इसमें भी और करके ही लिख देते हैं, ड्राफ्ट और टेपर अलाउंसेस। तो श्रिंकेज होता है, बता दिया, ड्राफ्ट भी आपको बता दिया, मशीनिंग भी आप समझ सकते। शेकिंग अलाउंस क्यों दिया जाता है? जैसे इस पैटर्न को बाहर निकालना है तो एक तो उस पर ड्राफ्ट मैंने दिया, बाकी इसको बाहर निकालने से पहले क्या करते हैं, इस मोल्ड को पकड़ के, इसको ऐसे पकड़ के और शेक किया जाता है लेफ्ट राइट ऐसे ऐसे। ठीक है, तो क्या होगा कि ये पैटर्न मूव होने की वजह से पैटर्न की वॉल और ये मोल्ड की वॉल में यहां थोड़ा गैप बन जाएगा, उसको हिलाएंगे तो गैप बन जाएगा, गैप बन जाएंगे, फिर उसको निकाल लेंगे, इजीली इसको पुल आउट किया जा सकता है। गेटिंग पॉइंट और नॉट? लेकिन वो हिलाने की वजह से क्या होगा, साइज ऑफ कैविटी पैटर्न से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, बड़ा हो जाएगा, मतलब पैटर्न को इसकी वजह से थोड़ा छोटा बनाना चाहिए। गेटिंग पॉइंट और नॉट? तो किसी अलाउंस की वजह से पैटर्न को बड़ा बनाना चाहिए, किसी अलाउंस की वजह से छोटा बनाना चाहिए। तो अलाउंसेस भी 3 टाइप में कन्वर्ट हो जाते हैं। पॉजिटिव अलाउंस जिसकी वजह से पैटर्न को बड़ा बनाना चाहिए, और नेगेटिव अलाउंस बोलेंगे जब पैटर्न को हमें छोटा बनाना चाहिए। गेटिंग पॉइंट और नॉट? और कोई अलाउंस ऐसा भी होगा जिसको बोलेंगे जीरो अलाउंस, जीरो अलाउंस जिसमें ना मटेरियल लगाना है ना हटाना है, वो होता है ड्यू टू डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन होता है जब हमें कोई थिन सेक्शन बनाना होता है, मान लो हमें यू शेप का ऑब्जेक्ट बनाना है ऐसे, तो इसमें क्या होता है, जब थिन सेक्शन होता है ना, थिन वॉल्ड, तो जो पतली प्लेट होती है उनमें डिस्टॉर्शन आ जाता है। जब ये कूलिंग होती है ना तो उसका शेप बदल जाता है ऐसे, हमें बनाना था वर्टिकल लेकिन जब बनाया तो वो डिस्टॉर्ट होके ऐसा मिलता है। तो इसके लिए क्या करते हैं कि हम पैटर्न को इसके अपोजिट साइड में बनाते हैं, हम पैटर्न को बाहर की तरफ बना देंगे पहले से ही। ठीक है, पहले हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि जिस मटेरियल का अंदर की तरफ ये डिस्टॉर्शन हो रहा है तो पैटर्न हम बाहर की तरफ बना देंगे, जिससे कि जब डिस्टॉर्शन हो तो वापस वर्टिकल पहुंच जाएगा। गेटिंग पॉइंट और नॉट? डिस्टॉर्शन अंदर हो रहा है तो हम पैटर्न बाहर की तरफ कर देंगे, डिस्टॉर्शन बाहर हो रहा है तो पैटर्न को अंदर की तरफ मोड़ देंगे। तो उसमें ना मटेरियल ऐड करना है ना सब्सट्रैक्ट करना है, सिर्फ उसका रेशियो, उसके जो लेंथ है, उसकी शेप है, उसको चेंज कर रहे हैं हम, तो वो जीरो अलाउंस कहलाता है। ठीक है, तो यहां अपने आप बात निकल के आ गई कि अलाउंसेस कैन बी ऑल्सो ऑफ डिफरेंट टाइप। तो यहां पे लिख दो, अलाउंसेस कैन बी पॉजिटिव अलाउंस or you can say zero allowance, or you can say negative allowance। पॉजिटिव जैसा कि उसका नाम है, तो इसमें मटेरियल ऐड किया जाएगा, मटेरियल एडेड टू पैटर्न, तो पैटर्न में एक्स्ट्रा मटेरियल लगाना पड़ेगा, मतलब पैटर्न को जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है उससे बड़ा बनाना पड़ेगा। जैसे मशीनिंग में, मशीनिंग में क्योंकि बाद में उसे कट करना है तो पैटर्न को पहले से ही बड़ा बनाओ तो कैविटी बड़ी बनेगी, तो प्रोडक्ट बड़ा बन के आएगा, फिर उसको कट कर देंगे तो एक्चुअल साइज का हो जाएगा। जीरो में नो चेंज, नो चेंज, नाइदर एडेड नॉर सब्सट्रैक्टेड। तीसरे में लिख दो मटेरियल रिमूव्ड फ्रॉम पैटर्न। इस केस में हमें पैटर्न छोटा बनाना चाहिए, तो पहले हम सारे इनका भी कैलकुलेशन किया जाता है। डिफरेंट डिफरेंट मेटल का श्रिंकेज का जो परसेंटेज है वो डिफरेंट रहता है, सारा कुछ मैथमेटिक्स करके फिर हम देखते हैं कि फाइनली उस पर अलाउंस पॉजिटिव देना है या नेगेटिव देना है, कितना देना है। तो इस पर अपन लोग क्वेश्चंस भी किया करेंगे। ठीक है, इस पर न्यूमेरिकल भी बनते हैं। तो अब इसमें डिज़ाइन ऑफ पैटर्न में
अलाउंसेस को पढ़ना स्टार्ट करेंगे एक एक करके। पहले देखेंगे श्रिंकेज और कॉन्ट्रैक्शन अलाउंसेस, ठीक है, इसको डिटेल में करते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल दो, श्रिंकेज और कॉन्ट्रैक्शन अलाउंसेस। श्रिंकेज और कॉन्ट्रैक्शन अलाउंसेस। डन। अभी देखो, श्रिंकेज की हम लोगों ने बहुत इजी बात की थी। क्या बात की थी कि भाई ऐसे मोल्ड है, उसमें ये कैविटी है, इस कैविटी में मोल्टन मेटल पोर कर दो, फिर ये सॉलिडिफाई होगा, फिर ये श्रिंक कर जाएगा। तो जितना श्रिंक करेगा उतना पहले से ही इसको बड़ा बनाओ तो श्रिंक करके ओरिजिनल साइज पे पहुंच जाएगा, ठीक है, ये बात की थी। बट श्रिंकेज भी कैसे होते हैं, तो जब और डिटेल में स्टडी करते हैं तो पता चलता है कि श्रिंकेज भी 3 स्टेजेस में होता है। सबसे पहले मोल्टन मेटल होगा अपने पास, जो कि पोरिंग टेम्परेचर पर होगा। मान लो उसका टेम्परेचर हाई है, यहां पर है, फिर वो पोरिंग टेम्परेचर पे आपने कैविटी में फिल कर दिया उसको। अब कूलिंग स्टार्ट हुई, तो कूलिंग जब स्टार्ट होगी तो पोरिंग टेम्परेचर से टेम्परेचर डिक्रीज करता जाएगा, डिक्रीज करता जाएगा, डिक्रीज करता जाएगा। कहां तक? जब तक सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट ना हो। यहां से यहां तक ये लिक्विड स्टेट में ही रहेगा, ठीक है। लिक्विड का टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, यहां तक। इस टेम्परेचर पर सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट हो गया तो इसको बोलेंगे स्टार्ट ऑफ सॉलिडिफिकेशन। स्टार्ट ऑफ सॉलिडिफिकेशन। अब लिक्विड जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा, मतलब फेज चेंज स्टार्ट होगा। अभी ये डायग्राम मत बनाना, हम लोग बनाएंगे। लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया, तो लिक्विड सॉलिड में जब कन्वर्ट हो रहा है, फेज चेंज हो रहा है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। टेम्परेचर कांस्टेंट 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 कांस्टेंट। यहां आके मान लो पूरा का पूरा लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। ये टीएस है, स्टार्ट टेम्परेचर ऑफ द सॉलिडिफिकेशन। टीएफ हो गया फिनिश टेम्परेचर ऑफ द सॉलिडिफिकेशन। यहाँ सॉलिड कुछ पार्ट हुआ, कुछ यहाँ आधा सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पूरा सॉलिड में कन्वर्ट हो गया लिक्विड, ठीक है। दो। तीसरा, फिर अब जब ये पूरा सॉलिड में हो गया, लेकिन ये सॉलिड है लेट से 800 डिग्री सी पे, तो फिर से ये कूल होगा, कूल होगा, कूल होगा। कहाँ तक आएगा? एम्बिएंट टेम्परेचर और रूम टेम्परेचर तक। बात आई समझ में? तो कूलिंग 3 स्टेज में है। पहला लिक्विड फॉर्म में कूलिंग, दूसरा फेज चेंज की कूलिंग, तीसरा सॉलिड में कूलिंग। तो जब लिक्विड यहां से यहां तक कूल हो रहा है तो वो कहलाता है लिक्विड श्रिंकेज। उस कूलिंग में लिक्विड का वॉल्यूम ही श्रिंक करता है। जैसे स्टार्टिंग में है लेट से 1 मीटर क्यूब लिक्विड, 1 मीटर क्यूब, और कूल होके हो गया 0.9 मीटर क्यूब, ठीक है। लिक्विड से लिक्विड ही रहा। फिर फेज चेंज स्टार्ट हुआ। फेज चेंज में और मान लो 0.7 मीटर क्यूब रह गया लिक्विड से सॉलिड चेंज होने में। फिर सॉलिड जो है वो फिर से डिक्रीज होके लेट से 0.5 मीटर क्यूब रह गया। बात आई समझ में? तो एक यहां पर रिडक्शन हुआ, एक यहां पर रिडक्शन हुआ, एक यहां पर रिडक्शन हुआ। श्रिंकेज 3 स्टेज में हुआ। पहला वाला बोला जाएगा लिक्विड श्रिंकेज, दूसरा यहां पर ये बोला जाएगा फेज चेंज श्रिंकेज, या फिर सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज क्योंकि सॉलिडिफाई हो रहा है, और तीसरा ये सॉलिड श्रिंकेज क्योंकि ये सॉलिड स्टेट में ही श्रिंक करेगा। सॉलिड में तो यहाँ पूरा कन्वर्ट हो गया, लेकिन सॉलिड में 800 डिग्री सी से लेकर रूम टेम्परेचर तक आने में फिर श्रिंक करेगा। आता ही समझ में? तो श्रिंकेज भी 3 में हो रहा है। अब ये डायग्राम भी तब बनेगा जब मेरा पोरिंग लिक्विड जो है वो प्योर मेटल है, क्योंकि प्योर मेटल का ये सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट और सॉलिडिफिकेशन फिनिश, ये मेल्टिंग पॉइंट फिक्स था। मेल्टिंग पॉइंट सेम टेम्परेचर पर हो रहा है। लेकिन अगर अलॉय है, हमारा जनरली हम लोग स्टील का कास्टिंग करेंगे मान लो, और स्टील का कोई अलॉय है, अलॉय का मेल्टिंग पॉइंट फिक्स रहता है क्या? नहीं, अलॉय का तो रेंज होता है। तो उस केस में डायग्राम कैसे जाएगा? यहाँ पोरिंग टेम्परेचर, पोरिंग से आएगा स्टार्ट ऑफ सॉलिडिफिकेशन, स्टार्ट ऑफ सॉलिडिफिकेशन से फिर ऐसे, ये कांस्टेंट नहीं होगा,
रेंज होगा मेल्टिंग का, ठीक है। और उसके बाद फिर से आपका रूम टेम्परेचर तक। तो ये मिलेगा लिक्विड श्रिंकेज, ये मिलेगा सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज, और ये मिलेगा सॉलिड श्रिंकेज। तो अलॉय के केस में यहां आपको ये दो टेम्परेचर मिलेंगे फिर। गेटिंग पॉइंट और नॉट? सो दिस इज हाउ डिफरेंट श्रिंकेज कैन बी देयर। अब इसमें तीनों श्रिंकेज में से कौन से श्रिंकेज में राइजर का यूज होगा? राइजर लगाया था नहीं। और कौन से श्रिंकेज में पैटर्न पे अलाउंस दें, उससे काम चल जाएगा। तो ये सारा अपने को डिटेल में पढ़ना है। बात समझ में आई? तो अभी ये जो ग्राफ वाला डायग्राम मैं बना रहा था, वो दो डायग्राम बनेंगे, उसको बनाओ आप। तो ड्रॉ दीज कर्व्स नाउ। ये दो डायग्राम बना दो। एक है आपका प्योर मेटल के लिए, पहला वाला कूलिंग कर्व फॉर प्योर मेटल, और दूसरा है कूलिंग कर्व फॉर अलॉयज, ठीक है। तो प्योर मेटल के केस में ये टीएस और टीएफ सेम है, मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर सेम होता है ना। तो इस केस में मेल्टिंग का ये रेंज है, क्योंकि ये अलॉय। तो ये वीडियो पॉज करो और दोनों ग्राफ बना दो फटाफट से। वीडियो पॉज करो, ग्राफ बना दो। बन गया। तो इसमें ये टीपी है अपना पोरिंग टेम्परेचर, टीएस है स्टार्ट ऑफ सॉलिडिफिकेशन टेम्परेचर, टीएफ है अपना फिनिश ऑफ सॉलिडिफिकेशन टेम्परेचर। तो इनके बीच में जो हीट होगी वो कौन सी होगी? लेटेंट हीट। फेज चेंज होता है तो लेटेंट हीट, तो एलएच जो लिखा है दैट इज लेटेंट हीट। फिर यहाँ फिर से कूलिंग हुआ टीएफ से लेकर टीए तक, एम्बिएंट टेम्परेचर या एटमॉस्फेरिक या रूम टेम्परेचर तक, ठीक है जी। तो पहला पार्ट ये लिक्विड श्रिंकेज, दूसरा पार्ट सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज, और तीसरा स्टेज सॉलिड श्रिंकेज कहलाएगा, ठीक है जी। इधर टेम्परेचर और इधर टाइम। अलॉय के केस में क्या हो रहा है कि ये लाइन जो हॉरिजॉन्टल थी वो भी इंक्लाइन हो गई। इस केस में टीएस स्टार्ट ऑफ सॉलिडिफिकेशन और ये सेम नहीं है, ठीक है जी। अब इसमें चाहो तो आप ऐसे एरो बना सकते हो। कूलिंग कर्व नाम है तो टेम्परेचर डिक्रीज करता हुआ जा रहा है, कूलिंग कर्व नाम है तो टेम्परेचर डिक्रीज करता हुआ जा रहा है, ठीक है जी। चलो, तो अब इसमें कौन कौन से टेम्परेचर यूज हुए हैं उनको लिख देते हैं फटाफट से। पहला लिखो, पहले स्टेजेस लिख देते हैं, चाहे फ्रॉम टीपी से टीएस, ये कहलाता है लिक्विड श्रिंकेज, फर्स्ट स्टेज है ना। फिर फ्रॉम टीएस टू टीएफ, इसमें फ्रॉम नहीं ऐड करो, क्योंकि ये सेम टेम्परेचर होगा इन केस ऑफ प्योर मेटल, ओके। तो यहाँ से यहाँ सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज, तीसरा टीएफ से लेकर टीए तक आना है, ये कहलाएगा आपका सॉलिड श्रिंकेज। दिस श्रिंकेज विल बी कॉल्ड सॉलिड श्रिंकेज। अभी इसमें टीपी क्या है? पोरिंग टेम्परेचर, टीपी लिखो पोरिंग टेम्परेचर। देन टीएस सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट टेम्परेचर, है ना। टीएफ सॉलिडिफिकेशन फिनिश टेम्परेचर, और टीए है एम्बिएंट या एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर।
और रूम टेम्परेचर। ठीक है, तो ये टेम्परेचर हो गए अपने। तो अभी इसमें से ये 3 स्टेजेस ऑफ आपके श्रिंकेज हो गए। इन में से ये वाले दो जो होते हैं, लिक्विड श्रिंकेज और सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज, ये राइजर से कंपनसेट हो जाते हैं, राइजर से। क्योंकि जो कैविटी होगी इस तरीके से, कैविटी, इसमें पूरा लिक्विड मेटल भरा है स्टार्टिंग में, और यहाँ राइजर में भी यहाँ तक लिक्विड मेटल भरा हुआ है, दिस इज योर राइजर, है ना। तो पहले क्या होगा, फर्स्ट स्टेज लिक्विड में ही श्रिंकेज होगा, मतलब इस लिक्विड का टेम्परेचर टीपी से रिड्यूस होकर टीएस तक पहुंचेगा। तो इस लिक्विड का जितना वॉल्यूम श्रिंक करेगा उतना वॉल्यूम ऊपर से राइजर से सप्लाई हो जाएगा, ऑटोमेटिक नीचे चला जाएगा वो। फिर सेकेंड स्टेज आएगी इसका टीएस से टीएफ, टीएस से टीएफ। तो अगर प्योर मेटल होगा तो ये दोनों टेम्परेचर सेम होंगे, लेकिन अगर अलॉय होगा तो टीएस से टीएफ, फिर से टेम्परेचर डाउन होगा। इसमें क्या होगा, इसका कुछ पार्ट, मान लो इधर सॉलिडिफिकेशन यहां से स्टार्ट हो रहा है, ये सॉलिड हो गया, ये सॉलिड हो गया, लेकिन ऊपर लिक्विड बना रहेगा, मतलब ये सॉलिड प्लस लिक्विड के मिक्सचर में रहेगा जब तक पूरा सॉलिडिफाई नहीं हो जाता। तो जब तक लिक्विड इसमें रहेगा मिक्स, तब तक ये लिक्विड सप्लाई होता रहेगा राइजर से। शर्त क्या है, वो राइजर डिजाइन में देखेंगे कि राइजर तब तक सॉलिडिफाई नहीं हो जाना चाहिए। पता चला यही सॉलिडिफाई हो गया, अब ये लिक्विड मेटल को सप्लाई कैसे करेगा। तो राइजर का डिजाइन इस तरीके से किया जाता है, वी विल सी इन डिटेल, कि ये बाद में सॉलिडिफाई हो, ये पहले सॉलिडिफाई हो, कास्टिंग हमारा आता ही समझ में। तो पहले स्टेज में भी लिक्विड रहता है, दूसरे स्टेज में लिक्विड प्लस सॉलिड रहता है। तो दोनों केस में राइजर सप्लाई कर सकता है। लेकिन तीसरा केस, तीसरा स्टेज जिसमें सॉलिड हो गया पूरा कास्टिंग, अब कास्टिंग ऑलरेडी सॉलिड फॉर्म में चेंज हो गया है, ऊपर भले ही लिक्विड है आपका, ये श्रिंक करेगा। तो सॉलिड श्रिंकेज हो रहा है जब, तब उसको लिक्विड की नीड ही नहीं है, वो पूरा पहले ही सॉलिड में चेंज हो गया है। तो इसमें जो श्रिंकेज होगा ये पैटर्न पर आपको देना पड़ेगा अलाउंस के फॉर्म में, तभी वो बैलेंस किया जा सकता है। ठीक है, तो ये अपन ने बात की कि डिफरेंट स्टेज ऑफ श्रिंकेज विल बी हैंडल्ड बाय डिफरेंट मेथड। तो इसमें क्या काम करो, एक छोटा सा फ्लो चार्ट डायग्राम बना दो, छोटा सा फ्लो चार्ट डायग्राम बना दो। ये डायग्राम बनाओ, ड्रॉ दिस डायग्राम। इसमें पहले सुन लो, ये टेम्परेचर है अपना पोरिंग टेम्परेचर, डिक्रीज करके सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट टेम्परेचर, डिक्रीज करके सॉलिडिफिकेशन फिनिश टेम्परेचर, डिक्रीज करके टीए एम्बिएंट टेम्परेचर। ठीक है, तो पहला स्टेज है लिक्विड श्रिंकेज, दूसरा स्टेज है फेज चेंज श्रिंकेज या सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज बोल सकते हो उसको, तीसरा स्टेज है सॉलिड श्रिंकेज। तो पहला स्टेज का और दूसरा स्टेज का जो कॉन्ट्रैक्शन होगा, जो श्रिंकेज होगा, दैट विल बी कंपनसेट बाय राइजर, वो लिक्विड सप्लाई कर देगा, है ना। लेकिन तीसरे फेज का जो है कॉन्ट्रैक्शन, वो कंपनसेट होगा बाय गिविंग पॉजिटिव श्रिंकेज अलाउंस ऑन द पैटर्न, है ना। पैटर्न को ऑलरेडी बड़ा बनाएंगे जिससे कि जब ये कॉन्ट्रैक्शन हो तो वो श्रिंक करके एक्चुअल साइज पे पहुंच जाए। तो कैविटी जो है वो एक्चुअल साइज, मतलब कास्टिंग जो है वो हमें फिर एक्चुअल साइज की मिलेगी। गेटिंग पॉइंट और नॉट। बट कुछ मटेरियल होते हैं एक्सेप्शन, जिनका थर्ड स्टेज में कॉन्ट्रैक्शन के बजाय एक्सपेंशन हो जाता है, जैसे कि कास्ट आयरन, ग्रे कास्ट आयरन। कास्ट आयरन के केस में जो तीसरा स्टेज है सॉलिड, उसको जब हम 800 डिग्री सी से रूम टेम्परेचर तक लाते हैं तब उसमें कॉन्ट्रैक्शन के बजाय एक्सपेंशन और हो जाता है, ये उसकी प्रॉपर्टी है। अब ये कैसे होता है, क्योंकि कास्ट आयरन के अंदर कार्बन परसेंटेज हाई रहता है, हम जानते हैं हाई कार्बन परसेंटेज किसके, सीमेंटाइट के फॉर्म में रहता है, और ज़्यादा होगा इससे तो वो ग्रेफाइट के लेयर के फॉर्म में हो जाता था, ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो जाता था। तो ग्रेफाइट का जो ग्रेन स्ट्रक्चर होता है वो लार्ज होता है, वो लार्ज होता है। ठीक है, उसकी वजह से
ग्रेफाइट डिपॉजिट होने की वजह से उसका एक्सपेंशन हो जाता है। तो उस केस में क्या है, जो अलाउंस है वो किसी किसी केस में निगेटिव भी होगा। इफ मटेरियल इज एक्सपेंडिंग देन नेगेटिव श्रिंकेज अलाउंस विल बी प्रोवाइडेड ऑन दी पैटर्न। ठीक है, तो कौन कौन से मटेरियल रहते हैं, वी विल सी दैट। तो ये डायग्राम बना दो फटाफट। तो फर्स्ट टू स्टेजेस आर कंपनसेटेड बाय राइजर, थर्ड स्टेज इज कंपनसेटेड बाय श्रिंकेज अलाउंस गिवन ऑन दी पैटर्न। पैटर्न के साइज को ही इस तरीके का बनाते हैं कि श्रिंकेज जो है वो बैलेंस हो जाए। क्लियर हुई बात? तो इसमें जो मेटल्स हैं उनको यहीं पे लिख दो चाहे। फ्यू मेटल्स, फॉर एग्जांपल बिस्मथ, सिलिकॉन, गैलियम एंड एंटीमनी एंड जर्मेनियम एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके, अच्छा, ग्रे कास्ट आयरन का जो मैंने आपको बताया एक्सपेंशन, वो एक्चुअली ये फर्स्ट टू स्टेजेस में रहता है। सॉरी फॉर दैट, ग्रे कास्ट आयरन जो एक्सपेंड करता है वो फर्स्ट टू स्टेजेस में एक्सपेंड करता है, नॉट इन दी थर्ड स्टेज, नॉट इन दी थर्ड स्टेज, फर्स्ट टू स्टेजेस में एक्सपेंड करता है। तो उसमें फर्स्ट टू, सॉरी ये वाले हैं, ये वाले दो, पहला स्टेज और सेकंड स्टेज, इसमें वो एक्सपेंड करता है। तो ग्रे कास्ट आयरन के लिए राइजर की नीड नहीं होती है, बट उसके लिए श्रिंकेज अलाउंस थर्ड स्टेज में चाहिए रहता है। ओके, तो वो जरा ऐड ऑन करूंगा मैं यहाँ पे। तो इन मटेरियल्स पे स्टार लगा दो और यहाँ पर नोट करके लिखो, नोट करके लिखो, यहाँ लिखो ग्रे कास्ट आयरन expands during first and second stage, second stages. So there is no need of riser for compensation. But it can contract in the third stage, in the third stage such that overall positive shrinkage allowances will be required on the pattern, will be required on the pattern. तो फर्स्ट टू स्टेजेस में वो एक्सपेंड करता है, एक्सपेंड करता है, लेकिन जब वो एक्सपेंड करेगा तो एक्स्ट्रा जो लिक्विड होगा वो राइजर में चला जाएगा, तो उसे हमें कोई कंपनसेट करने की तो नीड है नहीं है। बट थर्ड स्टेज में वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो उसके लिए तो पॉजिटिव श्रिंकेज अलाउंस पैटर्न पे चाहिए ही होंगे। ठीक है,
और इस पॉइंट पर काफ़ी टीचिंग कम्युनिटी एंड बुक्स में भी कंफ्यूजन है। लेकिन अगर हम क्वेश्चन देखें प्रीवियस ईयर के गेट के और ईएससी के, उनमें आप देखेंगे कि ग्रे कास्ट आयरन के पैटर्न वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछे गए हैं जिसमें वॉल्यूम ऑफ पैटर्न एंड वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग का रेशियो पूछा गया है, वो मोर देन 1 आंसर आईटी ने बताया है। मतलब पैटर्न का साइज बड़ा है कास्टिंग से, एक्चुअल प्रोडक्ट से, मतलब पैटर्न को बड़ा बनाया गया, मतलब पैटर्न पे पॉजिटिव श्रिंकेज अलाउंस दिया गया है। और क्वेश्चन में उन्होंने दिया भी पॉजिटिव है, कहीं +1% दिया है, कहीं +3% दिया है, तो पॉजिटिव अलाउंस ही है। तो पॉजिटिव अलाउंस तभी हो सकता है, फर्स्ट 2 स्टेजेस में तो वो एक्सपेंड करता है, बट थर्ड वाले में वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो ओवरऑल जो है कॉन्ट्रैक्शन रहता होगा। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम ये बात कर ली श्रिंकेज और कॉन्ट्रैक्शन की। अभी जो ये टाइप ऑफ श्रिंकेज है, पहला, दूसरा, तीसरा, इनको अब हम डिटेल में कवर करेंगे। तो यहाँ तक डन कर दो इसको।